एक चीज आपने गौर की होगी, जब भी विपक्ष चुनाव हारता है तो कभी ईवीएम से खेल हो गया कह देता है, कभी कहता है कि दल बल का इस्तेमाल हो गया, एजेंसीज का इस्तेमाल कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कभी कहते हैं कि धांधली हुआ, धोखा हुआ, कभी ये बहाना, कभी वो बहाना, कुछ ना कुछ बहाना विपक्ष बनाता रहता है। लेकिन आज उन बहानों से अलग मैं आपको एक सीरियस एनालिसिस करके बताऊंगा कि आज देश जाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो सीक्रेट फॉर्मूला क्या है जिसकी वजह से वो चुनाव पर चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव में पीएम मोदी की मेहनत है, लगन है, विजन है, प्लानिंग है, इसकी तो चर्चा बार बार होती है, लेकिन वो बात, वो फॉर्मूला जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती, आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। और उसको समझने के लिए कि वो सीक्रेट फॉर्मूला क्या है, आज राजनीति से आई दो बड़ी खबरों को आपको समझना होगा और उन खबरों के बारे में बताते बताते उस सीक्रेट फॉर्मूले पर आ जाओ। वो दो खबरें क्या हैं भाई? एक तो गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी के कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हो गई और दूसरा यूपी के मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को कैंडिडेट घोषित कर दिया। अब एक खबर गुजरात की, दूसरी उत्तर प्रदेश की, कोई कनेक्शन तो लग नहीं रहा, लेकिन जो नहीं लग रहा, जो नहीं दिख रहा, वही तो हम दिखाएंगे ना पाठशाला में। सोच का फर्क क्या है आज आपको पता चलेगा, क्योंकि आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि गुजरात में बीजेपी ने विजय रूपाणी और नितिन पटेल जैसे सीनियर नेताओं को टिकट नहीं दिया। सीनियर नेताओं को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। खबर क्या कह रही है सुनिए। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, टिकट नहीं मिला, उनमें जो नाम है उनको अगर आप सुनेंगे, पहले गुजरात की खबर सुनिए, फिर यूपी और फिर आऊंगा सीक्रेट फॉर्मूले। एक है विजय रूपाणी। ये भाई साहब जो है, ये गुजरात के एक्स सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर, इनको टिकट नहीं मिला। दूसरा बड़ा नाम है नितिन पटेल। ये भाई साहब डिप्टी सीएम रहे हैं, डिप्टी सीएम रह चुके हैं, इनको भी टिकट नहीं मिला। और दोनों 40-45 साल से पॉलिटिक्स में है, अनुभव है 40-45 साल का, लेकिन बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया। इन्हें टिकट क्यों नहीं दिया गया, इसके बारे में आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। लेकिन मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी कैसे जीतती है, नरेंद्र मोदी कैसे जीतते हैं, उसके लिए आपको उत्तर प्रदेश की भी एक खबर जाननी हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है वहां पर उपचुनाव है और उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी को कोई और कैंडिडेट दिखाई नहीं और उन्होंने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को टिकट दिया है मैनपुरी उपचुनाव के लिए। यह सीट, मुलायम सिंह का निधन हो गया तो खाली हो गई, तो यहां पर अब मुलायम सिंह यादव या फिर उनके परिवार के लोग ही 2004 से लेकर अब तक सांसद रहे। लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि उनका ही परिवार यहां लड़ सकता है। चुनाव आयोग ने कोई लिख के थोड़ी दिया है कि मुलायम सिंह जी गए तो उनका परिवार ही यहां लड़ेगा। पुश्तैनी सीट बना लीजिए इसको और परिवार के अलावा किसी और की तरफ देखिए ही नहीं। यह समाजवादी पार्टी ने वहां एक बार फिर करके दिखाया। और इसी तरह से आपको याद होगा कि अभी आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। आजमगढ़ भी एक तरह से मुलायम परिवार ने पुश्तैनी सीट बना ली कि यहां से मेरे परिवार का ही कोई लड़ेगा। ये सब रिजर्व सीट टाइप हो गई परिवार की। इलेक्शन कमीशन ने कोई रिजर्व सीट नहीं रखी है, इन्होंने अपने परिवार के लिए रिजर्व कर ली। पहले यहां से मुलायम सिंह सांसद बने थे, फिर अखिलेश यादव बने। जब अखिलेश यादव ने सीट छोड़ने के बाद छोड़ी तो यहां पर उपचुनाव हुआ और आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया, जो मुलायम सिंह यादव के भतीजे हैं, अखिलेश यादव के चचेरे भाई। लेकिन हुआ क्या? धर्मेंद्र यादव करीब 8,000 वोट से यह चुनाव हार गए। यानी इन लोगों का फॉर्मूला क्या है? हार मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन परिवार ना जाए। यही अब मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में हो रहा है। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को टिकट दे दिया गया। अब आप दोनों को कंपेयर कीजिए। एक तरफ मैंने आपको गुजरात में बताया कि यहां विजय रूपाणी का टिकट कैंसिल, नितिन पटेल डिप्टी सीएम का टिकट कैंसिल। दूसरी तरफ वो पार्टी जो अभी यूपी में चुनाव हारी, वहां आजमगढ़ में चुनाव हारी, धर्मेंद्र यादव हार गए,
उसने मैनपुरी में किसको टिकट दिया? डिंपल यादव को। और डिंपल यादव जो हैं, इनका अगर पॉलिटिकल करियर आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है। कोई कहेगा कि भाई अच्छा परफॉर्म कर रही है इसलिए दे दिया होगा, अखिलेश यादव की पत्नी है तो क्या हुआ। मैं आपको बताता हूं कि 2009 में डिंपल यादव फिरोजाबाद लोकसभा का उपचुनाव लड़ी, हार गई। फिरोजाबाद हार गई। यहां उनको कांग्रेस के राज बब्बर ने हरा दिया था। और कितने वोट से हराया? 85,000 वोट से हराया, 85,000 के वोट के मार्जिन से हरा दिया। इसके बाद 2012 में यह चुनाव लड़ी, कन्नौज से जीत गई। कहां से जीती? कन्नौज का चुनाव जीती। अब आप कहेंगे अरे जीत तो गई, लेकिन यह चुनाव क्या था? यह खत्म मामला था चुनाव, क्योंकि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने इस्तीफा दिया, सीट खाली हुई, तो कन्नौज उपचुनाव में डिंपल यादव को मौका मिला और वो यहां से जीत गई, क्योंकि कोई उम्मीदवार ही नहीं उतारा गया। उम्मीदवार ही नहीं उतरा भाई, निर्विरोध वो जीत गई। तो ये वाला चुनाव जो वो जीती है, अब इसमें क्या है? आप कोई एग्जाम देने ही नहीं आए, आप क्लास में फर्स्ट आ गए तो फर्स्ट आना माना जाएगा इसको। फिर इनको 2014 में, इसको तो मतलब मान के चलिए, हटा के चलिए, फिर भी लिख लिया हूं क्योंकि जीती तो है ही। फिर इनको लोकसभा चुनाव में 2014 में कन्नौज की सीट मिली और यहां पर ये जीत गई, कन्नौज से जीत गई। लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2019, यहां ये हार गई। अपनी सीट नहीं बचा पाई, जिस कन्नौज के बारे में आपको बता रहा हूं, तो अपनी सीट हार गई। अब जो भी इन्हें बीजेपी के सुब्रत पाठक ने हरा दिया, और 21 साल बाद ऐसा हुआ था कि कन्नौज की सीट समाजवादी पार्टी हार गई। अपने गढ़ में समाजवादी पार्टी हार गई, अखिलेश यादव की पत्नी हार गई। 21 साल में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन पार्टी ने कोई सबक नहीं सीखा। अभी धर्मेंद्र यादव हार गए समाजवादी पार्टी के गढ़ में, आजमगढ़ में, लेकिन पार्टी ने कोई सबक नहीं सीखा। फिर किसको दिया टिकट? डिंपल यादव को। और ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? एक चुनाव लड़ी, हार गई, दूसरा कोई उसमें मुकाबला ही नहीं था, तो इसको अगर हटा दीजिए तो 3 चुनाव लड़ी हैं, 2 हारी हैं, एक निर्विरोध, कोई लड़ा नहीं, खड़ा नहीं हुआ, तो जीत गई। तो एक तरह से 4 चुनाव, 2 हार, 2 जीत, और इसमें से भी 1 माइनस किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को फिर से मैनपुरी से टिकट दिया गया। और ऐसे में कोई भी बोलेगा कि इस परफॉर्मेंस के बूते अगर डिंपल यादव को टिकट मिला तो वो इसीलिए मिला क्योंकि वो मुलायम परिवार की बहू, क्योंकि पार्टी में परिवारवाद के आगे कोई सोच ही नहीं थी। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखा रहा हूं नरेंद्र मोदी, एक्स सीएम, एक्स डिप्टी सीएम, टिकट काट दे रहे हैं उनका। परिवारवाद की राजनीति से ये लोग उबर नहीं पा रहे, और इसलिए जब आप बीजेपी के बारे में अभी आपको बताऊंगा, नरेंद्र मोदी को सीक्रेट फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कनेक्ट हो रही हैं खबरें। क्योंकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कई ऐसी पार्टियां हैं जो परिवारवाद से उबर नहीं पा रही। और मैं आपको मुलायम सिंह यादव का परिवारवाद जो है, या उनके परिवार में जो परिवारवाद है, उसके बारे में बताना चाहता हूं। सीएम, सांसद, विधायक से लेकर जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, सब बन चुके हैं इनके परिवार के लोग। नीचे से लेकर ऊपर तक इन्होंने कोई पद छोड़ा ही नहीं है। और अगर आपको इनका फैमिली ट्री दिखा दूं, अभी आप देखिएगा ये बोर्ड कैसे भर जाएगा। मैं अमूमन यहां से लिखना शुरू करता हूं, आज यहां से लिखना शुरू करना पड़ेगा। मुलायम सिंह हो गए, इनके बेटे अखिलेश, ये नेता हैं, किसी से छुपा नहीं, एक्स सीएम रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। इनकी पत्नी डिंपल, ये सांसद रह चुकी हैं, पॉलिटिक्स में हैं। इनके जो दूसरे बेटे हैं प्रतीक, उनकी पत्नी है अपर्णा यादव, ये अब बीजेपी में आ गई, और कहा जा रहा है कि मैनपुरी में हो सकता है बीजेपी अपर्णा यादव को उतार दे डिंपल यादव के खिलाफ। प्रतीक जो है वो अपना फिटनेस सेंटर खाली चलाता है, तो ये अभी पॉलिटिक्स में नहीं है। और ये मुलायम सिंह यादव की जो दूसरी पत्नी है, उनके बेटे। मुलायम सिंह के 5 भाई, उसमें सबसे छोटे भाई शिवपाल यादव,
और इनका परिवार देखिए, शिवपाल यादव पॉलिटिक्स में है, विधायक हैं, रहे हैं, इनको इनसे तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इनकी पत्नी है सरला यादव, सरला जी जो हैं वो पत्नी है। ये सहकारी बैंकों की राजनीति में रह चुकी हैं। फिर इनके जो बेटे हैं, इनके बेटे शिवपाल के, आदित्य यादव, ये अपने पिता की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो उत्तर प्रदेश प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं, तो ये भी पॉलिटिक्स में आ गए। मुलायम सिंह के चौथे नंबर के भाई का नाम है राजपाल यादव, एक और भाई। मैंने बोला था ना बोर्ड अभी भर जाएगा, देखिएगा, अभी जगह नहीं मिलेगी लिखने के लिए। इनके बेटे हैं अभिषेक उर्फ अंशुल, जो आप सुनते हैं। ये इटावा के लगातार दूसरी बार जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। राजपाल यादव की पत्नी है, इनकी पत्नी जो है, पत्नी प्रेमलता जी, ये 2 बार प्रेमलता, ये 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी। इनके मुलायम सिंह के एक और भाई हैं। अब क्या बोर्ड भर गया? परिवारवाद ने बोर्ड भर दिया। अभी देखिए, इनके भाई हैं अभय राम यादव, वो राजनीति में नहीं है। लेकिन अभय राम के बेटे हैं धर्मेंद्र यादव, जिन्हें आप सुनते हैं, जो अभी चुनाव हारे। वो धर्मेंद्र यादव उनके चचा थे मुलायम सिंह यादव, ये सांसद रहे हैं। इनके भाई हैं अनुराग यादव, ये समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। धर्मेंद्र यादव की बहन है संध्या यादव। ये संध्या जी जो हैं वो मैनपुरी में जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। एक और बहन है शीला। अभी देखिए, बोर्ड खत्म, परिवार खत्म नहीं हो रहा है, परिवारवाद खत्म नहीं हो रहा है। परिवार क्यों खत्म होगा? उधर चले जिए। ये भी राजनीति में रही। मुलायम सिंह के एक और भाई हैं रतन सिंह। अब यहां से देखिए, खींच के लाना पड़ेगा, यहां जगह नहीं है। रतन सिंह जी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी बहू है मृदुला यादव। मृदुला जी जो हैं वो सैफई में की ब्लॉक प्रमुख हैं। इनके बेटे हैं तेज प्रताप यादव। ये मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं और लालू प्रसाद यादव के दामाद भी हैं। अब मुलायम सिंह के एक और भाई हैं, ये देखिए कोने में, राम गोपाल यादव, ये चचेरे भाई हैं। ये राज्यसभा सांसद है। और इनके बेटे हैं अक्षय यादव, ये भी सांसद रह चुके हैं। इनके बड़े बेटे, अब जगह नहीं है भाई, मेरे पास जगह नहीं बची, लेकिन पार्टी में अलग अलग पदों में इनके लिए जगह ही जगह रही है। इनके बड़े बेटे हैं रामगोपाल के असित यादव के बेटे, यानी रामगोपाल यादव के पोते कार्तिकेय यादव भी राजनीति में। रामगोपाल की बहन गीता देवी के बेटे अरविंद यादव भी राजनीति में है। ये है, होता है परिवारवाद। और ये तो वो हैं जो हमें पता है, बाकी और जिनके बारे में उतनी जानकारी नहीं है, उनके बारे में भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं सेट है सब। पिछले कई साल से समाजवादी पार्टी को चलाने वाले अखिलेश यादव भी परिवार का मोह छोड़ नहीं पा रहे, ये जानते हुए कि लगातार 2 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को हार मिल चुकी है। 2019 में मायावती से गठबंधन के बाद भी पार्टी की लोकसभा में सीटें नहीं बढ़ पाई। 2019 में मुलायम परिवार के 3 सदस्य चुनाव हार गए। कन्नौज से डिंपल हारी, फिरोजाबाद से अक्षय यादव हारे, बदायूं सीट से धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए। बावजूद इसके अभी धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया, वो फिर हार गए। 2019 के चुनाव में मैनपुरी में मुलायम सिंह की जीत का अंतर 1/4 रह गया था। इसी साल रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। ये दोनों ही सीटें पहले समाजवादी पार्टी के पास थीं, लेकिन हार जाएंगे, लेकिन परिवारवाद नहीं छोड़ेंगे। इस साल जब यूपी के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, अब मैं आऊंगा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी क्या करते हैं। इस साल जब यूपी में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि विपक्ष परिवारवाद से आगे सोच नहीं पाता और इसी वजह से जनता परिवारवादी पार्टियों को नकार रही है। परिवारवादी पार्टियों पर पीएम ने तब कहा था कि परिवारवाद ही लोकतंत्र का दुश्मन है।
एक बार वो प्राइम मिनिस्टर का बयान सुनाता हूं, फिर आज की डेट में गुजरात में क्या हुआ उसको सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे चुनाव जीतते हैं। जब परिवारवादी राजनीति चलती है, परिवार ही सर्वोपरि होता है। परिवार को बचाओ, पार्टी बचे या न बचे, परिवार को बचाओ, देश बचे या न बचे, ये जब होता है तब सबसे पहले कैजुअलिटी कौन सी होती है? परिवारवादी राजनीति में कैजुअलिटी कौन सी होती है? बेटा जैसा भी होगा लेकिन वही अगला अध्यक्ष बनेगा। तब सबसे बड़ी कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं और जो करते हैं उसके बीच में जो तारतम्यता है उसको देखिए कि जब वो ये कहते हैं कि ये वाला परिवारवाद जो दिख रहा है ये नहीं, बल्कि टैलेंट को आगे मौका मिलना चाहिए, वो कैसे वो गुजरात में करके दिखा रहे हैं। और कह रहे, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि 2002 से बड़ी जीत बीजेपी को वहां मिल सकती है इस बार। क्योंकि आप सोचिए ना, लगातार हार के बाद भी अखिलेश यादव ने परिवार पर ही दांव लगाया। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो गुजरात चुनाव की कमान खुद संभाल रहे हैं। 27 साल से बीजेपी सत्ता में है, गुजरात में बीजेपी की जीत आसान लग रही है लोग कह रहे हैं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। और इसका उदाहरण आप देखिए कि गुजरात चुनाव के टिकट बांटने में बड़े नेताओं के नामों पर कैंची ऐसे बेदर्दी से चली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई हिचक नहीं दिखाई। सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया, मंत्रियों तक को टिकट नहीं दिया। गुजरात बीजेपी ने आज 160 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, 160 उम्मीदवार। और इन 160 उम्मीदवार में देखिए 160 कैंडिडेट तय हो गए कि भाई ये लड़ेंगे। 182 सीटों वाली विधानसभा है, इसमें टिकट किसका किसका कटा। 38 विधायक टिकट कटा, बता रहा हूं किसका, 38 विधायक का। 5 मौजूदा मंत्री जो सिटिंग मंत्री हैं, जो सिटिंग एमएलए और सिटिंग मंत्री, 7 पूर्व मंत्री, इनका भी टिकट कट गया जो रूपाणी सरकार में मंत्री थे। यानी एक राजनीति यह है जिसमें सालों साल काम करने वाले नेताओं का भी टिकट कट जाता है, और एक राजनीति वो है जहां परिवार से आगे कोई सोच ही नहीं रहा। तो पब्लिक किसको चुनेगी भाई? ईवीएम पे ठीकरा फोड़िए, चुनाव आयोग पे फोड़िए, मीडिया पे फोड़िए, लेकिन सबसे जरूरी है कि अपना दायरा तोड़िए और टैलेंट और लोगों को मौका दीजिए। बीजेपी में गुजरात सरकार के जिन 5 मौजूदा मंत्रियों के टिकट काटे गए उसके बारे में भी आपको सुनना और जानना चाहिए। इसमें राज्य के श्रम और रोजगार मंत्री, राज्य मंत्री ब्रिजेश मेरजा का नाम है, जो मोरबी से विधायक है जहां भी पुल टूटा, टिकट कट गया उनका। संसदीय मामलों के मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी का टिकट कटा है, वो रावपुरा से 2012 से विधायक है। सामाजिक न्याय मंत्री प्रदीप परमार का टिकट कटा, जो असरवा सीट से विधायक। परिवहन राज्य मंत्री अरविंद रयानी का टिकट कटा, जो राजकोट पूर्व से विधायक है। सामाजिक न्याय राज्य मंत्री आरसी मकवाना को टिकट कटा, जो महुआ सीट से विधायक है। इसके अलावा गुजरात विधानसभा की अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य का भी टिकट काट दिया गया, जो 2012 से भुज सीट से विधायक है। मतलब वो लोग जो लगातार जीत रहे थे उनका टिकट कटा है। क्यों? क्योंकि शायद रिपोर्ट ये थी कि इन लोगों ने उस तरह से पद पर रहने के बाद डिलीवर नहीं किया। तो जीत सकते हो लेकिन डिलीवर नहीं कर सकते तो जाओ बाहर। ये वो फॉर्मूला है जिससे नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं। क्योंकि पब्लिक के बीच आप जाएंगे, मौका मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो वो सुधारना होगा। क्योंकि एक पक्ष ये है कि भाई इतने लोगों ने अगर को हटाया गया, इसका मतलब वो परफॉर्म नहीं कर रहे। अरे तो परफॉर्म नहीं कर रहे तो हटाया ना। जीत रहे हैं सालों से इसलिए रहने दो, ये तो नहीं कहा। परिवारवाद तो नहीं रहा। और सिर्फ रणनीति ही नहीं, अनुशासन के मामले में भी विपक्ष के सामने नरेंद्र मोदी एक मिसाल हैं। अक्सर किसी भी पार्टी में चुनाव के वक्त बगावत होना आम बात है। जिस भी नेता का टिकट कटता है वो पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करता है, बगावत करता है, उसके कार्यकर्ता सड़क पर उतर आते हैं, वो दूसरी पार्टी में चला जाता है। लेकिन बीजेपी में सीएम, डिप्टी सीएम जैसे बड़े पदों पर रहे बड़े नेताओं के टिकट काट दिए गए। ना एक हंगामा, ना एक प्रदर्शन, बल्कि विजय रूपाणी, नितिन पटेल जैसे नेताओं ने तो खुद ये कहा कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इससे बाकी नेताओं को सीधा मैसेज चला गया कि जब ये बड़े नेता कुछ नहीं कह रहे तो हमको कहां कुछ कहना, चुप रहो। पार्टी हित में फैसला है, पार्टी का फैसला सर्वोपरि है। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने बताया
कि इन नेताओं ने खुद ही चुनाव न लड़ने का फैसला लिया और अब वो संगठन के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात चुनाव के लिए बोल्ड फैसले तब किए थे जब चुनाव से 14 महीने पहले गुजरात में सीएम और पूरी कैबिनेट बदल दी थी। उस वक्त विजय रूपाणी की जगह पर भूपेंद्र पटेल को सीएम बना दिया गया, जो पहली बार विधायक बने थे। मतलब अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हो भाई तो निर्मम तरीके से कैंची चलती है बीजेपी के अंदर और कोई विरोध नहीं। उत्तराखंड में 3-3 सीएम बदले, कोई विरोध नहीं, चुनाव जीत के आए ना। तो ऐसे ही चुनाव नहीं जीता जाता। पब्लिक को लगना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए कि इसने देखो हमारे लिए काम नहीं किया, इसको हटा दिया गया।